टू 4 अगर आप करते हो, जो हमारा 4 बैच है, ये 2 घंटे का ट्रेनिंग आपका रहेगा, 1.5 से 2 घंटे डेली। और इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो टॉपिक है, ये टॉपिक में भी जो है 19 तक तो काफी खींच जाए, 18 तक तो काफी खींच जाएगा सर। मोस्टली आप 80% कवर कर चुके होंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा एरे फॉर्मूला है। आपको मैंने लास्ट क्लासेस में जो भी आपने लिया होगा, मोस्टली आप फॉर्मूले के बारे में जान चुके हो, और जैसा कि मुझे लगा कि आपको फॉर्मूले में थोड़ी नॉलेज है। तो अभी जो हम यूज करने वाले हैं, और हम डैशबोर्ड की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले एरे फॉर्मूला और डायनेमिक चार्ट कराएंगे, देन आपको डैशबोर्ड कराएंगे। जैसे हमारा डैशबोर्ड खत्म होता है, देन वी विल डिस्कस ऑन द वीवीए मैक्रो, और उसके बाद बाकी जो चीजें बचती है उसको हम कवर करेंगे। तो एरर फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप एरर फार्मूला को अगर आप देखें तो कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। एरर फार्मूला एक फार्मूला लगाने का तरीका है। ठीक है सर। एक सर एक कॉल आया था। ओके, तो एरर फार्मूला के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि एरर फार्मूला कोई फार्मूला नहीं है, मतलब कि कोई ऐसे कोई लिस्टेड फार्मूला, जैसे आपने वीलुकअप, एचलुकअप, काउंटी जैसे लिस्टेड फार्मूला आपने देखा था, ऐसे कोई लिस्टेड फार्मूला नहीं है। एक फॉर्मूला लगाने का तरीका है, मतलब कि आप जिस एक फॉर्मूले जो लगाते हैं, उस फॉर्मूले लगाने का तरीके को हम एरे फॉर्मूला करते हैं। तो इसलिए एरे क्या करता है कि अपने बैकग्राउंड में, जो उसका बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में एक टेबल क्रिएट कर लेता है, एक कैलकुलेशन क्रिएट कर लेता है। मतलब कि जो काम हम नॉर्मल सीट पे एक 8-10 शीटों से यूज करें, वही काम आपका जो एरे है एक सेल के अंदर में कर देता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको लिखना है, तो आपको अलग अलग सेल में लिखते हो, और इसी को आप कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 2 3 4 एंड 5, और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब इसको सिलेक्ट करके आप हेलो हेलो। हाँ, I lost you. What happened? नहीं सर, Yeah, लाइट can you लाइट hear me? लाइट लाइट चली गई थी, इस कारण से हो गया। तो इसे हमने यहाँ पे Okay. बताया आपको कि जैसे हमने F2 प्रेस किया, और F2 प्रेस करते यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख के अगर आप इसको सब में कॉपी पेस्ट करो, तो F2 प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारते ही क्या होता है कि कॉपी पेस्ट हो जाता है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एरे के मेन दो भूमिका होती है, एक तो डिस्ट्रीब्यूट करता है, और दूसरा आपको करता है कैलकुलेट। तो हम पहले डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम एरे की कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे कि एरे किस तरीके से कैलकुलेशन करता है। अब चलिए हम डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि हमने देखा कि हमने इस तरह से एक लिखा और ये नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर अगर हम इसी को रो वाइज करें, तो रो के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से डालने पड़ेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 1 2 3 इस तरह से। अगर आप ये डालते हैं, कॉमा डालते हो तो रो के कॉलम के लिए होता है, अगर आप सेमी कॉलम डालते हो तो रो के लिए होता है। अगर रो और कॉलम दोनों डालना चाहो तो आप इसमें दोनों डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4, देन मैंने यहाँ पे सेमी कॉलम डाल दिया रो चेंज करने के लिए, देन 5 6 7 8, देन मैंने वापस सेमी कॉलम डाल दिया, एंड 9
कॉमा 10 कॉमा 11 कॉमा 12 और कलीबाइम क्लोज कर। अब मैं 4 रो और 4 कॉलन और 3 रो सेलेक्ट करके F2 मार के कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारता हूं तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बेसिकली ये क्या करता है कि जब हमारा एरे रन परफॉर्म होता है तो इस तरह से बैकएंड में टेबल जनरेट करता है जिसमें हमारे पास जितने कॉमा डालते हैं वो उतने कॉलम क्रिएट करता है। हमने जैसे कि 4 कॉमा डाले थे 4 कॉलम क्रिएट किए और जितना हम सेमीकोलन डालते हैं उतना वो रो क्रिएट करता है और जो नंबर डालते हैं उसी पार्टिकुलर नंबर में वो उसी अरेंज में कॉमा और सेमीकोलन के अरेंज में वो अरेंज कर देता है। जब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम सिंपल जानते हैं कि ये भी एक बैकएंड में रो ही है, स्प्रेडशीट ही है, तो ये यहाँ पे वो उतना ही डालता है जितना उसको जरूरत होता है और एक सिर्फ एक ही डालता है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि इसका ऑफिशियली यूज क्या है। हम क्यों इस तरह से, हमें ऐसे भी नंबर टाइप करना हो तो नंबर टाइप कर सकते हैं, हम इसका ऑफिशियल यूज क्या करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन एक सुटेबल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ कोड है आपके यहाँ, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चलिए कोलकाता और इस तरह से और भी हो सकता है यहाँ पे कि आपका ओ। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपके कोड है और इसके सामने उस सिटी का नेम आपको अपीयर करना है। तो 2-3 तरीके, एक तो आप VLOOKUP यूज करोगे या फिर इफ यूज करोगे। इफ यूज तभी करोगे जब आपके पास मान लो कि 10, 15, 20, 5-10 हो तो आप इफ यूज करोगे। जहाँ पे आपके पास बहुत सारे हो, 50, 60, 100 हो तो वहां पे आप इफ यूज नहीं कर सकते। ठीक है सर। तो वहां पे इफ यूज नहीं करोगे तो क्या करोगे, वहां पे VLOOKUP यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें एक प्रॉब्लम है VLOOKUP के साथ। VLOOKUP के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें डेटा के लिए कहीं रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ VLOOKUP लगाऊं तो जी सुन रहे हैं ना मुझे आप? सुजीत जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? सुजीत सुन पा रहे हैं मुझे आप? तो यहाँ पे बीच में 2 मिनट तो बंद हो गया था। मैं स्पेशली मैं पानी लाने चला गया था सर। और ठीक, अभी ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसी चीज को VLOOKUP के जरिए मैंने कॉल करना चाहा। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि मुझे डेटा कहीं न कहीं रखना पड़ रहा है। क्या सर? जो डेटा है हमें कहीं ना कहीं रखना पड़ रहा है। अब मैं यहाँ पे डेटा को मैं एक्सेल सीट के अंदर में नहीं रखना चाहता। मैं एक सेल के एक एड्रेस लोकेट नहीं करना चाहता। ठीक है सर। मतलब कि मैं चाहता हूं कि फॉर्मूले के अंदर में ही मेरा डेटा रहे, मैं उसके लिए कोई अलग जगह नहीं देना चाहता। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गया। कैसे करें? इसके लिए हमें यहाँ पे जो एरे का परफॉर्मेंस है, जो एरे हमारा है, तो एरे यहाँ पे मेरा वो एरे काम आएगा। यहाँ पे हम एरे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब कि मैं फॉर्मूले के अंदर ही पूरा डेटा डाल दूंगा। तो यहाँ पे चैलेंज है कि VLOOKUP में कैसे डाल सकती हो।
तो वी लुकअप में हम एरे के फॉर्म में डेटा को डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा टेबल एरे, यहाँ पे 11 कॉमा दिल्ली, कॉमा इसलिए कॉलन है हमारा, फिर 22 यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, फिर सेमी कॉलन होगा, रो चेंज करना है, सेमी कॉलन, फिर 22 मुंबई, फिर सेमी कॉलन 33 कोलकाता, इमोटर को डालना पड़ेगा, कोई टेक्स्ट है, देन 44 यहाँ पे डाल दिया चेन्नई। अब यहाँ पे इस तरह से और भी डाल सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये हमारा रो हो गया, ये कॉलन हो गया, फिर रो चेंज करने के लिए सेमी कॉलन लगाया, फिर इस तरह से, और लास्ट में जो आप नॉर्मल वी लुकअप में लगाते हैं, इसे 2 डाल दिया मैंने, कॉमा 0, फिर एंटर मार दिया। मतलब कि जब वी लुकअप परफॉर्म किया तो बैकएंड में इसने पूरा का पूरा इस टेबल को बना रखा है। मतलब कि 2 कॉलन इसमें इसने डाला हुआ है 11, फिर यहाँ पे दिल्ली, फिर ऐसे ही 22 मुंबई एंड 33, इस तरह से डालते चला गया। वी लुकअप पे टेबल में मिला, और टेबल मिलने के बाद वी लुकअप अपना परफॉर्मेंस दे दिया। ठीक है सर, तो इससे फायदा क्या हुआ, यहां पे रख दिया। अब इसमें दूसरा प्रॉब्लम उठ के आ रहा है कि हम अगर हमारे पास डेटा ज्यादा है तो टाइप करना इतना मुश्किल हो जाएगा, या टाइप करने के बाद में बात करते हैं। अगर डेटा हमारे पास ज्यादा है तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगा कि आपका कितना लंबा फॉर्मूला कैसे कंटेन कर पाओगे आप, छोटा होना चाहिए। कैलकुलेटर को चेंजिंग करना हुआ तो मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हमें कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा, तो उसके लिए हम नेमिंग मेथड का अपना सकते हैं। मतलब कि जो कर्ली ब्रैकेट में हमने यहाँ पे जो डेटा डाला है, इसी डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं, या फिर जाकर हम आप टाइप ही कर लेंगे, कॉपी, फिर फॉर्मूले बार में जाके हम नेम डिफाइन करते हैं, डिफाइन नेम, और इसे मान लीजिए हमने डेटा का नाम डिफाइन कर दिया, और फिर हम इक्वल लगा के वो डेटा हम यहाँ इसमें डाल दें। तो नेम डिफाइन करने से जरूरी नहीं है कि नेम में आप रेंज ही डालो, आप कुछ अपना डेटा इस तरह से एरे भी डाल सकते हो। तो ये एरे इस तरह से हमने डाल दिया। ये मेथड आपको काम आएगा इसमें, जब चार्टिंग पे चार्ट वार्ट यूज करोगे तो वहां पे डायनेमिक चार्ट में काम आता है। अब यहाँ पे मैं वी लुकअप यूज करूंगा, और वी लुकअप में मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, और यहाँ पे रेंज की जगह जस्ट डेटा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा 2,0। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ कि जो मैं फॉर्मूला बड़ा बन रहा था वो फॉर्मूला छोटा हो गया। समझ आया सुजीत जी? डाउट? हाँ हाँ हाँ, तो डेटा इज नथिंग बट वो रेंज है, वो सेल का रेंज है। ठीक है, हाँ, मैं रेंज, और जो डेटा हम यहाँ ऊपर जो हम फॉर्मूले के अंदर में डालते थे, उसी डेटा को हमने एक नेम रेंज का नेम डिफाइन किया, उसके अंदर में डाल दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ कि अब अब मान लो अभी हर जगह पे टाइप करना पड़ता है मुझे, तो अब मुझे कहीं भी यूज कर सकता हूँ डेटा यूज कर रहा है। अगर इस पर्टिकुलर डेटा चाहिए होगा तो मैं डेटा यूज कर देंगे, डेटा नेम यूज कर लेंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे स्टिल ये आया कि सर इतना टाइप कौन करेगा, जो हमने टाइपिंग, जो हमने यहाँ पे जो टाइपिंग इतने सारा टाइपिंग किया है, वो टाइप कौन करेगा। ठीक है सर, प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन, मतलब कि मान लीजिए कि अगर मैं एक नया डेटा निकालूं, यहाँ पे सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैंने दे दिया नहीं, एक सेकंड दीजिएगा, एक डेटा है मैं बताता हूँ कि डेटा मान लिया कुछ डेटा डाल देता हूँ यहाँ पे नेम,
पुनीत इंदर ओम रवि कविता वैद मोहित। और डेटा हो सकता है ज्यादा भी हो, इस तरह से देखिए 32 34 आप 50 भी हो सकता है। तो इसको अगर टाइप करना चाहो तो मुश्किल है क्या सर? इसको अगर आप नेम एन के अंदर ही टाइप करना चाहे इस फॉर्म में तो काफी मुश्किल है ना सर। तो 32 है, 300 भी हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन मुझे एक्सेल में नहीं मिलता, इसका सोल्यूशन मिलता है हमारा वर्ड में, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड हम खोलेंगे और जो हमने कॉपी किया था रेंज, उसको पेस्ट स्पेशल के जरिए अनफॉर्मेट जो होता है ना, अनफॉर्मेट यूनिकॉर्न टेक्स्ट जो होता है उसमें पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मुझे करना है क्या है, इनके बीच में कॉमा और इनके बीच में हमें सेमीकोलन यूज करना है। और वर्ड क्या है कि जो टैब होता है ना, जो ये आपको जो सीरियल नंबर और नेम के बीच में जो स्पेस है इसको टैब है, इसको टैब मानता है। और जो नेम ई और वन के बीच में जो है आपको स्पेस है उसको पैराग्राफ मानता है। तो वर्ड के अंदर में ऐसी फैसिलिटी होती है कि टैब और पैराग्राफ को रिप्लेस किया जा सकता है। तो उसके लिए डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल एच कीजिए, रिप्लेस में मोर पे क्लिक कीजिए या स्पेशल। स्पेशल में मैंने बोला टैग करेक्टर को कॉमा के साथ रिप्लेस कर। आप देख रहे हो पूरा रिप्लेस हो गया सर? हाँ सर। हाँ ठीक है। और उसके बाद हमने बोला यहाँ पे स्पेशल में गया और पैराग्राफ मार्क जो था उसको मैंने बोला कि सेमी कॉलम में रिप्लेस कर। अब सही है सर? बस आगे कर्ली ब्रैकेट तो लगाना है या और कुछ करना है इसमें? सही है सर? इसको कॉपी करना है, परफेक्ट। आगे पीछे कर्ली ब्रैकेट लगा देना है ना बस। नहीं, गलत है, इसलिए तो आप देखो ध्यान नहीं दे रहे हो। आप देखो सर, ध्यान से देखो, इसमें कोई कमी है। सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लगाने से काम नहीं चलेगा। क्या कमी बताओ? इन्वर्टेड कॉमा, मोहित रवि कविता टेक्स्ट है ना? क्या है इन्वर्टेड कॉमा? यार इसको कॉपी करके अगर हम फॉर्मूले के अंदर में डालोगे, और यहाँ पे देखो जैसे नेम मैनेजर में डाला है ऊपर में, इसमें हमने इन्वर्टर कॉमा लिया है ना, ये देखो दिल्ली और मुंबई को इन्वर्टर कॉमा डाल रखा है। तो ऐसे जब यहाँ पे करेंगे तो इसके भी तो इन्वर्टर कॉमा डालना होगा। टेक्स्ट का जितने भी टेक्स्ट का इन्वर्टेड कॉमा है। ओके। हाँ, जितने भी टेक्स्ट है। अब इन्वर्टर कॉमा के लिए आप वहां पे रिप्लेस मत कीजिएगा, मतलब कि आप जो है वर्ड में रिप्लेस मत कीजिएगा। वर्ड में इन्वर्टर कॉमा और एक्सेल इन्वर्टर कॉमा दोनों डिफरेंस होता है। तो इन्वर्टर कॉमा डालने के लिए आप यहीं पे लाइए और यहीं पे इन्वर्टर कॉमा को डालिएगा। ठीक है सर? तो कैसे डालेंगे? तो इसके लिए हम अब इन्वर्टर कॉमा कैसे डालोगे? तो इसके लिए रिप्लेस कमांड चलेंगे, हम बोलेंगे कॉमा को रिप्लेस करो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से। ठीक है, तो स्टार्टिंग में लग गया। फिर मैंने बोला कि सेमी कॉलन को रिप्लेस करो क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा एंड सेमी कॉलन से। हो गया सर?
अब आपको जो स्टार्टिंग में पहला था वो पहले में जस्ट इन्वर्टर कॉमा आपको मैनुअल लगाना पड़ेगा, और एक लास्ट वाला होगा उसमें आपको मैनुअल लगाना पड़ेगा। लास्ट में ये हटाना पड़ेगा सर, ठीक है। उसके बाद आप जो है इसको कॉपी कर लो, डिफाइन नेम में जाओ और इसे मैंने लिख दिया dd, और यहाँ पे मैंने इक्वल कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसके बीच में कर्सर लेके और वो सारा जवाब में पेस्ट कर दिया, देन ओके आ गया। अब मुझे कहीं भी इसको कॉल करना है VLOOKUP में, HLOOKUP में, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट VLOOKUP इसको सिलेक्ट किया और मैंने बोल दिया dd एंड कॉमा 2 कॉमा 1, ये आ जाएगा। या फिर आपको पूरा का पूरा डेटा अगर सेम चाहिए तो इक्वल dd सेलेक्ट कर दो और जितना एरिया में चाहिए उतना एरिया सिलेक्ट करके F2 मारो एंड कंट्रोल से एंटर मारो। अभी खास बात है कि सब में dd है। इसमें एक बेनिफिट है कि हम कॉन्फिडेंशियल डेटा किसको डायरेक्टली दिखा नहीं रहे हैं, ये ना मैंने। हाँ, अब इसको आप अपने हिसाब से जहां यूज करो, कॉन्फिडेंशियल डेटा भी यूज करो, नॉर्मल भी यूज करो। बेसिकली हम इसका यूज हम लोग चार्ट में करते हैं। जब हम चार्ट बनाते हैं ना, तो चार्ट का क्या होता है कि अगर हमने पीपीटी वगैरह में डेटा उठा के ले जाते हैं चार्ट को, तो उसका डेटा एक्सेल फॉर्म में जाता है जहाँ पे एडिटिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे जो है ना इसका हम यूज करते हैं, ताकि जो है चार्ट में चार्ट के अंदर ही डेटा हो, किसी वर्कशीट से लिंक ना हो। वर्कशीट से लिंक होने में दिक्कत हो जाता है, तो इस फॉर्म को हम वहां पे यूज करते हैं, इस फॉर्मेट को और इस मेथड को हम वहां पे यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम पीपीटी को भी ले जाएंगे तो वो भी काम करेगा पीपीटी। हाँ, तो चार्ट के अंदर डाला हुआ है ना, एज ए फॉर्मूला टाइप बन के। ठीक है सर, आगे बढ़े सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसको। अब आगे है इसमें ये तो हमने सिखा दिया कि किस तरह से यूज करो, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिखा दिया किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और डिस्ट्रीब्यूट का भी एडवांस पार्ट है जो कि आगे क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। अब बारी आती है कैलकुलेशन। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पे कुछ डेटा है, मैं यहाँ कुछ नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे ये मान लो कि ये आपकी एमआरपी है या ये आपका क्वांटिटी है। मतलब कि आपने कुछ प्रोडक्ट को, 2 प्रोडक्ट को 12 रुपए के हिसाब से बेचा है, 3 को 32 रुपए से, 5 को 43 रुपए से, अगेन 3 को आप 54 रुपए के हिसाब से बेचा है। तो आपका टोटल अमाउंट, एग्जैक्ट टोटल अमाउंट कितना है, इसको कैसे काम निकालोगे? इसके लिए अगर आप बात कीजिए तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय, और फिर इसको आगे ड्रैग करोगे, ठीक है। और फिर इसका सम यहाँ पे लास्ट में आओगे और फिर इसका सम निकालोगे। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पे जो है आपका जो रिजल्ट आ रहा है 5 सेल में आ रहा है ना, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका है सर? तो अब यहाँ पे एरे परफॉर्म करता है। एरे का काम यही है कि जो काम आप इस पे स्टार्ट कर रहे हो, मतलब कि जो काम आपका मोर देन 1 सेल पे हो रहा है, वो काम एरे जो है विथ इन सेल में करता है। एरे की खासियत इतनी ही है, जिसके लिए आप बहुत सारे सेल्स यूज कर रहे हो, उस काम को एक सेल में करता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे सम, हम सारे फॉर्मूले इकट्ठा कर देंगे, सम इसको मल्टीप्लाई करो इससे,
तो ए इसी के अंदर में सम करेगा और इसी के अंदर में मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको रिजल्ट गलत दे रहा है। तो एरे तभी अपना रिजल्ट दिखाता है जब आप F2 प्रेस करके इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हो। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे ये अपना रिजल्ट यहाँ पे शो कर देगा। इसका मतलब है कर्ली ब्रैकेट लगाना है दोनों साइड में, वही ना? नहीं, कर्ली ब्रैकेट आपको मैनुअल लगाने से नहीं होगा। कैसे और भी जरा हेलो। हेलो सर, एक किताब था आपके एरे फॉर्मूले पे, बहुत अच्छा किताब था, उसी को ढूंढ रहा था। ओके, तो यहाँ पे एक कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके बुक है जो कि एरे फॉर्मूला की सबसे बेटर बुक है, बेस्ट बुक है। अगर आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो। एरे फॉर्मूला बहुत ही अच्छी फॉर्मूला है, उसका काफी उसका अच्छा खासा यूज है। तो यहाँ पे आता है कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट ये बुक है। ये कंट्रोल शिफ्ट एंटर मास्टरिंग एक्सेल एरे फॉर्मूला, ये बुक अगर आपके मार्केट में मिलता है तो आप परचेज कर लीजिए, सबसे बेस्ट बुक है। तो चलिए हम अपने अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एरे का जो एग्जांपल है उसमें है कि मान लीजिए कि आपको तो इसके अंदर था, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ ऐसा करना है, आपको कुछ नंबर दिया हुआ है 45, 67 इस तरीके से। जस्ट 1 मिनट, आपने क्या क्या कंट्रोल एंटर, ये 497 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर बहुत अच्छी बुक है। मैंने इसकी कुछ ऑनलाइन कॉपीज है, गूगल पे इसको ऑनलाइन मिलता है ना, आप पढ़ सकते हो, खरीद नहीं सकते हो, ये डाउनलोड नहीं कर सकते हो। इस पे ये आप रीड कर सकते हो, आप परचेज कर नहीं सकते, ये डाउनलोड नहीं कर सकते। ये आई थिंक इस पे आ जाता है इसका।
ओके, आगे बढ़ते हैं सर हम। अब जैसे मान लीजिए कुछ नंबर आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, अब मुझे इस नंबर पे क्या करना है कि हर किसी नंबर का 40% निकालना है। जो 40% निकलेगा उसमें हर किसी को जो है 4 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें जो है 10 जोड़ना है, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका टोटल चाहिए। मतलब अगर आप मैनुअल इस काम को करो तो कुछ इस तरीके से करना होगा कि दैट मल्टीप्लाई बाई 40% होगा सर वहां पे, 40%। उसके बाद मुझे इसमें हर किसी को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर सब में 10-10 जोड़ने हैं इंडिविजुअली, देन उनका टोटल निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस काम को कितना लंबा प्रोसेस है, कितने लंबा हमें लेना पड़ा, लेकिन एरर इसको एक सेल में करके देगा कि सम हमने बोला कि इन सबों का मल्टीप्लाई बाय 40%। ठीक है, बोर्ड मास मेथड को फॉलो करते हुए आप इसको ब्रैकेट में ले लो, फिर जो रिजल्ट आया उसमें मल्टीप्लाई करो 4 से। अगेन बोर्ड मास मेथड को फॉलो करो एंड देन उसमें प्लस 10। ठीक है, एंटर करते रिजल्ट आपको कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट रिजल्ट आने के लिए आप F2 दबाइए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर कीजिए, आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ये बैकएंड में काम किस तरीके से कर रहा है, तो आप यहाँ पे एवलेट फॉर्मूला पे चले जाइए, यहाँ पे आपको बताएगा ये किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि सबका 40% निकालेगा इंडिविजुअली, अपने ऑटोमेटिक कंट्रोल शिफ्ट पे मार दे, कर्ली ब्रैकेट में दे दिया इसने। देन अगेन क्या करेगा, सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेगा 4 से, और फिर सब इंडिविजुअली सब में क्या करेगा, प्लस करेगा 10, देन आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एंड क्लोज। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो डाउट सर इसमें? अच्छा ठीक है, एक सेकंड दीजिए सर। और नेक्स्ट आगे हम इसमें आगे करेंगे, नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है और भी कुछ और अच्छे एग्जांपल करेंगे। अब चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं जो कि हमारा ऑफिशियल एग्जांपल इसको हम बोल सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं इस तरीके से, इनको मैं डिवाइड कर देता हूं। अब मैं इसको नीचे से इसको ड्रैग करता हूं, कहीं कहीं पे आपका जो है ना DIV आएगा, हो सकता है एरर हो। अब मैं इसको सम करूंगा, तो एक्सेल का एक रूल है कि अगर आप उसके अंदर में किसी भी फॉर्मूले के अंदर में अगर आपने कोई इनपुट किया है, अगर वो इनपुट एरर है तो आपका आउटपुट भी एरर ही आएगा। एक सिंपल सी थ्योरी है स्प्रेडशीट का कि अगर आपने जो रेंज एंटर किया है, अगर वो रेंज के अंदर एरर है तो आपको आउटपुट ही एरर देगा। ठीक है सर?
कोई सॉल्यूशन है इसका? सॉल्यूशन है कोई आपके पास? नो, नहीं है? अगर इसका सम निकालना है तो आपको तो कैसे निकालोगे फिर आप? एक तो आप जो एरर एरे वाला सारे हैं, सारे एरे को डिलीट मारोगे। we say that if it is whatever this error, then make it as 0. हाँ, तो इसके लिए आपका एक सोल्यूशन ये है कि आप सबके बगल में या इसी फॉर्मूले को आप इफ एरर के अंदर में आप रखें। इफ एरर क्या करेगा? सारे फॉर्मूले को इफ एरर के अंदर में आप रखना पड़ेगा। इफ एरर बोलेंगे कि भाई इफ एरर में रिजल्ट आया तो रिजल्ट तो बनना, एरर आया तो उसका 0 कर दो, देन ये करेगा, देन उसको सम लगाना पड़ेगा। मतलब आपने इसके एक अलग से एक और कॉलम आपको ऐड करना पड़ गया। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कॉलम आपको ऐड करना ना पड़े तो इस केस में हम यूज करते हैं एरे के लिए। तो जो हम यहाँ पे डाले हैं ना, जो ये आप कर रहे हो, तो यहीं पे इसको डिलीट कर देते हैं हम, और मैं डायरेक्टली यहीं पे कहूंगा कि सम इफ एरर कॉमा 0 F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है सर? इस तरह से करते हैं। अब बात करते हैं हम एवरेज की। कुछ नंबर्स आपने डाल रखा है, कहीं में 0 भी है आपका, मुझे इसका एवरेज निकालना है, लेकिन आप 0 को कंसीडर नहीं करना चाहते हो। तो इसके लिए एक्सेल वर्कशीट में कोई फॉर्मूला नहीं है सर? कोई वर्कशीट में बोला सर? हाँ बोलिए। मुझे इसमें एवरेज निकालना है, लेकिन मैं कंसीडर नहीं करना चाहता हूं किसको? 0 को। तो एक्सेल वर्कशीट के अंदर कोई फॉर्मूला है? If 0, make it blank. नहीं, तो मुझे एवरेज निकालना है ना सर। ब्लैंक होने के बाद नेक्स्ट टाइम एवरेज करेगा तो वो शायद नहीं आएगा। हाँ, इसके लिए नहीं है आपको। 2003 तक नहीं था, 2007 में आया हुआ है एवरेज इफ। एवरेज इसमें आप इसका यूज कर सकते हो सर, एवरेज इफ, जिसमें आप कंडीशन दे सकते हो कि भैया इसमें मुझे ग्रेटर देन 0 का चाहिए, इस तरीके का। ठीक है? लेकिन ये सिर्फ 2007 से चलेगा, 2003 का उससे लोअर वर्जन या ओपन ऑफिस वगैरह हुआ तो ये नहीं चलेगा। तो वहां जाओगे, क्या चलाना पड़ेगा? वहां पे आपको चलाना पड़ेगा ये फॉर्मूला। कौन सा? एवरेज। सम दे रहते हैं, यहाँ पे एवरेज भी दे सकते हो कि इफ, अब कंडीशन दे दिया आपने कि इफ अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो एवरेज को रिटर्न करो। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है सर? या ब्लैंक को कंसीडर नहीं करना चाहते हो तो उस केस में इसका यूज करते हो। ठीक है सर? अब बात करते हैं कैलकुलेशन कितनी 1 से। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास 1 2 3 4 5 इस तरीके का नंबर है, मैं हर नंबर को आपस में जोड़ना चाहता हूं या मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। 2 इस तरह से, 3 4 एंड 5। तो उसके लिए हम एरे यूज करेंगे। उसके लिए लिखेंगे सम। अब सबसे पहले मुझे पता करना होगा, इस फॉर्मूले से पढ़ने से पहले मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट पढ़ना पड़ेगा। कि अगर मुझे मान लीजिए कि मैंने आपको नाम लिखा है सुजीत,
मुझे हर एक लेटर को अलग अलग सेल में करना है, SUJEENT, एवरी सेल को अलग अलग इसमें करना है। तो उसके लिए क्या लगाते हैं, तो बेसिकली उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला मिड का, इक्वल MID, मिड टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, अगर मैनुअल लगाए बिना एरे का तो क्या होगा, यहाँ पे 1,1, फिर अगेन फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे मिड, सेम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, यहाँ हो जाएगा 2,1, बस 2,1। पहले स्टार्ट से 2 से स्टार्ट करो और एक कैरेक्टर लो, फिर अगेन मिड, इसको सिलेक्ट करेंगे 3,1, बस 3,1, अगेन मिड, इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉमा 4,1, एंड अगेन मिड, इसको सिलेक्ट किया 5,1, और अगेन मिड, कॉमा 6,1। तो ये तो मैनुअल हो गया, इसको तो इसका थर्ड कंसेप्ट को इसके लिए यूज नहीं कर सकते। मुझे ऐसा चाहिए जो एक ही फॉर्मूला हो, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि मिड, इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, और कर्ली ब्रैकेट में जो हम अलग अलग नंबर देते हैं वो यहीं पे डाल देते हैं, कॉमा करके 1, तो यहाँ पे कॉमा नहीं से 1, 2, 3, 4, 5, 6, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया एंड ओपन, कॉमा 1। अब इसमें आपको क्या लगता है काम करेगा, कर गया काम? वेरी गुड। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है कि फिर जरूरी थोड़ी कि 6 ही होगा, हो सकता है 10 हो, 20 हो, या मान लो बहुत बड़ा नाम हुआ, डायनेमिकली करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए रो एंड कॉलम लगा सकते हो। मिड, हम यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट किया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो, और लिखता हूँ 1 से लेके कहां तक, तो 6 तक, क्लोज किया और कॉमा 1, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। काम क्यों नहीं किया? काम इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे रो के जगह रो लगाया, यहाँ पे मुझे लगाना होगा रो के जगह कॉलन, क्योंकि रो तो रो वाइज चलता है ना, तो कॉलन वाइज है 1 से लेके 6 तक। अब यहाँ पे काम कर जाएगा, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। मतलब कि जो यहाँ पे काम 1 2 3 4 5 मैनुअल लिखते हैं ना, कॉलर भी क्या करेगा, इसको भी ऐसा ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी हम सेम यूज करते हैं, हम करते हैं सम, हमने लिया मिड, इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, अब यहाँ पे हम कॉलर नहीं लगा सकते क्योंकि सम के लिए लिया है, तो कॉलर लगाना गलत होगा, यहाँ रो, मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हम रो कॉलम को फर्क रखते हैं, अगर हमें एक ही सेल में लाना है किसी फॉर्मूले में सम या कैलकुलेशन करनी है तो आपको रो कॉलम की जगह रो ही लगाना पड़ेगा, 1 से लेके 5 तक, कॉमा, क्लोज करता हूं, कॉमा 1 और एंटर मार। रिजल्ट नहीं आया, इसके लिए हमने डालना होगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर। 0 क्या आया? 0 क्यों आया सर? फॉर्मूला में एवलेट करके देखते हैं कि 0 क्यों आया। एवलेट, काम तो किया बट 0 आ रहा है, इसलिए 0 आ रहा है कि जो मिड का फॉर्मूला है ना, जो मिड लगाते हैं, मिड का फॉर्मूला है टेक्स्ट कैटेगरी का फॉर्मूला, मतलब कि वो हमेशा टेक्स्ट रिटर्न करता है। ठीक है सर, तो टेक्स्ट रिटर्न करने से प्रॉब्लम क्या होता है कि सम क्या करता है, उसको इग्नोर करता है। सम के अंदर में अगर उसको टेक्स्ट मिलता है तो सम क्या करता है, उसको सम नहीं करता है। तो ये जो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या जाएगा ना, हाँ क्या बोला सर आपने, सुन नहीं पाया मैं। ये जो अपोस्ट्रोफी कुछ है उसको हटाने से आएगा क्या?
टेक्स्ट में। हाँ, टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट मिड से आया ना, क्योंकि अलग अलग जो है यहाँ पे नंबर तो एक ही साथ है ना, इसको अलग अलग कर दिया ना इसने, जैसे यहाँ पे अलग हुआ है, लेकिन अलग करके दिया तो मिड ने क्या किया है, मिड ने दिया है जो इन्वर्टर कॉमा, मतलब कि इसमें इस तरह से सिंगल कोड लगा के 1 लिखते हैं ना, इस तरीके से कर दिया है। अब इसको सम के अंदर डालेंगे तो सम इसको सम नहीं करेगा, तो सम सिर्फ वो इस तरह के लिखे नंबर को करता है। तो कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो आप वैल्यू को फॉर्मूला के अंदर लगा लो तो कन्वर्ट कर देता है, या फिर इसमें +0 या मल्टीप्लाई बाई 1 कर दो, किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर दो तो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है सर। तो यहां भी हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट में जहां पे मिड खत्म हो रहा है वहां पे मल्टीप्लाई बाई 1 या फिर +0 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई हमने 1 कर दिया और एंटर, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, रिजल्ट आ गया सर रिजल्ट। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि कल के डेट में अगर डिजिट चेंज होता है, मतलब कि बढ़ जाता है, तो आपका ये अपडेट नहीं हो रहा है। हम उसको कुछ ऐसा करना है ताकि डिजिट चेंज होते ही अपने आप ये अपडेट हो जाए, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो कैसे करें? तो हमारे पास एक काम है, लेन का फॉर्मूला है ना, इसमें कितने डिजिट है ये तो लेन बता देगा। तो मैं रो के अंदर में क्या करता हूं कि इन्वर्टर कॉमा के अंदर में इसको सेलेक्ट करके और 5 को साथ कॉन्ग्रेनेट करता हूं लेन का, लेन बड़े, और लेन में जितने भी होंगे अपने आप आएंगे ना, वहां से वहां तक चला जाएगा, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि कॉन्ग्रेनेट लगने के बाद फिर ये रेफरेंस नहीं रहा गया, रो के अंदर क्या चाहिए, रेफरेंस चाहिए, तो रेफरेंस नहीं रहा, क्या हो गया, ये हो गया टेक्स्ट। इसको रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए इसको जो है हम इनडायरेक्ट के अंदर में डाल देते हैं, इनडायरेक्ट, एंड F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब सही हो गया। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ डेटा पे काम करते हैं, जो छोटे मोटे काम हो गए, अब कुछ डेटा पे काम करते हैं। अब डेटा लेते हैं कुछ इसमें से, इसी डेटा को लेते हैं। एरर फॉर्मूला होगा इसमें, हाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि अगर मुझे मेरा डेटा है तो डेटा में हम किसी भी पर्टिकुलर जो डेटा आपके, एक मिनट में इसको सही कर देता हूँ, अनेबल डिसेबल है, इसको अनेबल कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर डेटा है, मुझे इसमें से बहुत सारे डेटा नेम है वगैरह है, मुझे जैन है, अगर मुझे जैन का सम जैन, फेब और मार्च है, इनका सम मुझे चाहिए, तो मैं क्या करेंगे, सम इफ लगा सकते हैं इसको, इक्वल सम इफ क्या सर, रेंज कॉमा जैन को सेलेक्ट किया, कॉमा, तो यहाँ पे ये डाल दिया हमने, जिसका सम करना है, जैसे डीपीएल का सम करना है तो डीपीएल सेलेक्ट करना है, इसका सम यहाँ पे आ गया। अब फिर यहाँ पे आप मुझे फेब मार्च देना पड़ेगा, तो मैं एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे कि जहां पे हमने जैन दिया है ना, यहीं पे कर्ली ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं,
कर्ली ब्रैकेट में नहीं, तीनों सेलेक्ट कर लीजिए ना, और कॉमा ये दे देते हैं। अब यहाँ पे ड्रैग करने के जाए F2 प्रेस कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आ गया सम, जैन का आ गया, फेब पे मार्च का आ गया। अब मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे फिर इसका टोटल निकालना है तो आप टोटल निकाल लेते हो, लेकिन मुझे जैन फेब मार्च का सम जो चाहिए यहाँ पे इस तरह चाहिए कि जैन प्लस फेब प्लस मार्च, मुझे इस पे टोटल चाहिए। तो यहां पे आपका 3 बार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, किसका, इफ का, इसका सम इफ का। लेकिन यहां पे हम सम के साथ कंडीशन दे सकते हैं कि सम एंड देन इफ को दोनों को तोड़ दिया, मैंने बोला कि पूरा का पूरा इज इक्वल टू, और कर्ली ब्रैकेट में मैं यहां पे लिख देता हूं जैन कॉमा फेब कॉमा मार्च, एंड जिसका सम करना है, मुझे इसका डीपीएल का सम करना है, सिलेक्ट किया और हमने एंटर मार दिया। और यहाँ पे एंटर ही नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है सर। तो अलग अलग सेल में जाने के लिए इकट्ठा इसने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी कुछ करते हैं। मुझे जैन का सम तो निकल सकता है, लेकिन मुझे पता करना है कि मैक्स, भाई कौन सा, तो यहाँ पे मैक्सिमम सेल क्या है, मतलब मैक्सिमम डीपीएल क्या है। ठीक है, तो मैक्स इफ का फॉर्मूला नहीं एक्सेल में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि सम नहीं मैक्स, सॉरी मैक्स, फिर देना पड़ेगा इसमें मैक्स के साथ इफ मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, दैट इक्वल टू, आप जैन लिख दीजिए, जैन, तो किसका मैक्सिमम निकाले, डीपीएल का। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आ गया मैक्सिमम 70785, जनवरी का मैक्सिमम आया। आप इसको चेक करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे फैब में कुछ ज्यादा दे देता हूँ, नहीं चेंज हुआ। अगर हम जैन में ज्यादा दें तो चेंज हो गया। ठीक है सर। अब यहाँ पे जो मंथ आपने यहाँ पे बाहर निकाल रखा, लेकिन कहीं पे ऐसा हुआ, यहाँ पे मान लीजिए अब यहाँ पे आपके पास मंथ अलग से नहीं है, अब मुझे यहाँ पे जनवरी का सेल चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे सर, इसके लिए कोई है आपके पास फॉर्मूला कि मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेटा में तो आपका जया नहीं है, 1 जनवरी है, तो पर्टिकुलर मंथ नहीं है, तो आपके पास ये रहेगा कि आपको एक अलग कॉलम इंसर्ट करके पहले मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन यहाँ पे आपका जैन आएगा। कैसे दिखाता हूं मैं, यहाँ पे इक्वल टेक्स्ट टेक्स्ट कॉमा डी और फिर यहाँ पे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे आ गया ना सर। अब फिर इसमें सबमिट लगाओ जनवरी, डी नहीं से मंथ होगा, माफ कीजिएगा, और फिर इसमें आपको जो है ना सबमिट करना पड़ेगा कि इक्वल सबमिट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके डेटा के अंदर कोई छेड़खानी न किया जाए, मतलब कि ये कॉलम जो आपने ऐड किया है, एक कॉलम आप ऐड करने नहीं चाहते, मतलब कि मैं इसको हटा दूं तो इसके बगैर मुझे जनवरी का सेल, मैं डेटा के बिना छेड़खानी किए, तो वहां पे आपका काम आता है सम और इफ, सम देन इफ
उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे इफ के साथ यहाँ पे टेक्स्ट, क्योंकि मुझे ये भी तो निकालना है मंथ कौन सा है, पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा DDT, अच्छा NM होगा ना, MMM इज इक्वल टू, आप जनवरी सिलेक्ट कर लीजिए, तो क्या करें, इसका सम निकाल F2 कंट्रोल फैब दे दूं यहाँ पे फैब का सेव आएगा, FEB। सॉरी, ठीक है। हाँ सर, कोई डाउट? नहीं, अच्छा। अरे समझ में आ रहा है ना सर आपको? हाँ हाँ, अरे बहुत ही इफेक्टिव, आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्लास। देखिए एरे का अब कोई इसका फिक्स नहीं है कि इसके क्या क्या हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि एरे जो है एक फॉर्मूला नहीं है, एक फॉर्मूला का लिस्ट नहीं है, एक ये है, मतलब कि एक तरीका है। अब इसलिए मैं जितना एग्जाम्पल दूं उतना कम है, ठीक है। अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं दूं, दो लिस्ट है आपके पास, कॉपी एंड कॉपी। अब मुझे इन दोनों लिस्ट में बराबर करने हैं कि कौन बराबर है, हमें काउंट करने हैं कि कितने मैच नहीं कर रहे हैं, अनमैच है, या कितने मैच है, ठीक है सर। मतलब कि एक क्या करेगा, इसको इससे बराबर करेगा इंडिविजुअली सबको, और फिर इसमें जो फॉल्स होंगे उसको काउंट कर लेगा। इसी काम को मैं विद इन एक सेल के अंदर करना चाहता हूं, तो हमें काउंट करना है या सम करना है? सम करना है। सम हमने बोला इफ अगर ए बराबर है इससे तो 0 ना तो 1, F2 कंट्रोल से जीरो आ रहा है क्योंकि सारे मैच कर रहे हैं। मैं किसी एक को चेंज करूंगा तो यहाँ पे काउंट आ जाएगा, 3 अनमैच, जितना अनमैच किया मैंने दिखा, मैं उसको काउंट दिखा दिया कि कितना अनमैच है। ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं और एग्जांपल के साथ। अब मेरे पास ए है, मुझे इसमें पता करना है कि कितने यूनिक नंबर है, ठीक है सर। कितने यूनिक नाम माने नेम है, काउंट करना है। जैसे ओम पेंट है, ए यूनिक नहीं है, कुछ ऐसे नाम जो एक ही बार है, जैसे एसआर ट्रेडर आई थिंक एक ही बार है, इसको काउंट करें। मैंने मुझे यूनिक चाहिए जो एक बार आया है, उसका काउंट चाहिए। उसके लिए यहां लिखते हैं सम, फिर बोलते हैं इफ। उसके बाद मैं यहां पे बोलता हूं कि अगर इफ, देन यहां पे बोलता हूं काउंट इफ। काउंट इफ, इसको सिलेक्ट किया और फिर वापस इसी को काउंट कर लेता हूं, इज इक्वल टू 1, तो यहां पे 1 है वरना 0 है। F2 कंट्रोल से एंटर। तो 4 ऐसे हैं जो यूनिक है, बाकी सारे आपके जो है डुप्लीकेट है, ठीक है सर। देन क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि 1 सितंबर यहाँ पे कोई स्टार्टिंग डेट डालते हैं, इसे पता करना है कि सेकेंड सैटरडे कौन सी डेट पड़ेगी।
या फिर लास्ट लास्ट सैटरडे को कौन सी डेट पड़ेगी, उस मंथ की लास्ट सैटरडे, सितंबर महीना 2013 है तो उस महीने की लास्ट क्या था, लास्ट सैटरडे का था, सेकंड सैटरडे का, मतलब कि सेकंड सैटरडे लास्ट सैटरडे मान लीजिए आपको ऑफिस की छुट्टी होती है तो आपको डेट निकालना है किस दिन छुट्टी है। ये सारे एरर से होंगे और इसको करने में आपको बोलता हूं कि आपको सीरियसली बहुत मजा आएगा। ये आपको कैलकुलेट रहेगी आपके पास? क्या सर? डू यू हैव सॉल्यूशन और आई हैव टू? सर सोल्यूशन है मेरे, लेकिन मेरे दिमाग में है, ठीक है ना। अब एक बिना एरर से होगा। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट को आपने 10 सितंबर को स्टार्ट किया 10:30 बजे और 20 सितंबर को आपने 14 बजे दे दिया। आपकी शिफ्ट शुरू होती है 9 से बजे से 18 बजे तक। आपने इस प्रोजेक्ट पे कितना घंटा काम किया? चौथा है कि इस सबको सम करना है, ये तो बताया मैंने आपको अभी, उसी को यूज करना है। ये फॉर्मूला आज तक मुझसे भी नहीं हुआ, आप देखिए आपसे हो सके तो आप कर लीजिए। मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है कि जितने भी डिजिट मैं डालूं हर डिजिट के साथ डैश लगा देना है। ये मुझसे भी अभी तक नहीं हुआ है, मैंने काफी ट्राई किया है, आपको मैं इसलिए दे रहा हूं, बोलता आपके पास कोई आइडिया निकाला है। छठा है कि इसमें बहुत सारे नंबर है, इसमें सिर्फ नंबर को मुझे ये करना है, एग्जैक्ट करना है। जैसे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 अलग होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डेटा है, इसमें हर तीसरा डिजिट को सम करना है। पहला दूसरा को छोड़ देना है, तीसरा को सम रखना है, फिर पहला दूसरा से तीसरा को सम रखना है। तो हर थर्ड डेटा को सम करना है। 8वें नंबर इसलिए बताया मैंने कि हाउ मेनी यूनिक नंबर, इसमें कितने नंबर यूनिक है। अब आपको एक ऑटो कैलेंडर बनाना है, ठीक है ना। एक कैलेंडर जो कि हर महीने और हर साल के लिए हो, हम बस मंथ चेंज करें ऑटोमेटिकली कैलेंडर चेंज हो जाए। और 10वां क्वेश्चन है आपका, हाँ डेट वगैरह, जैसे यहाँ पे होता है ना आपके, जैसे ये डेट देखिए, अब मंथ चेंज करते हो अपना डेट चेंज हो जाता है। तो एक एक्सेल में बनाना है और एक आपका है कि आप कोई भी एक डैशबोर्ड का